हेलो स्टूडेंट्स, गजाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज की सीडीपी कक्षा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने विकास अवस्थाओं में भाषा ज्ञान और जीन पियाजे का सिद्धांत डिटेल में पढ़ा था। आज इसी सिद्धांत के शैक्षिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था इस जीन पियाजे के सिद्धांत में इसकी 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें पहला क्या था कि संवेदी अवस्था थी, यानी कि बच्चा संवेदना के थ्रू सारी चीज़ें सीख रहा था। उसके बाद फिर वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में गया था, यानी कि वो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सीखना सीख गया था। फिर इसके बाद वो मूर्त अवस्था में, यानी कि चीज़ों को स्पष्ट रूप से सीखने लगा था जो उसके सामने हैं। और लास्ट में अमूर्त चीज़ें, यानी जो चीज़ें सामने नहीं भी हैं, उनके बारे में भी तर्क चिंतन करना सीख गया था। तो हमने एक बार देख लिया जीन पियाजे के सिद्धांत का थोड़ा सा रिव्यू। अब चलिए इसके शैक्षिक महत्व के बारे में पढ़ते हैं। आई होप आपने पिछली कक्षा का रिवीजन जरूर किया था। तो नेक्स्ट है जीन पियाजे के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिताएं। पियाजे ने अपने सिद्धांत में शिक्षार्थी की भूमिका को काफ़ी सक्रिय बताया था, किसकी? शिक्षार्थी की, एवं महत्वपूर्ण माना था। और इससे शिक्षक शिक्षार्थी की आवश्यकता अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करने की बात की जा रही है, क्योंकि शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट को बता रहा है कि उसका बड़ा रोल है। क्योंकि अभी हमने देखा जो 4 अवस्थाएं थी, यानी कि बच्चा शुरू से ही संवेदी रूप में ही, यानी अपने इमोशंस के थ्रू ही सीखना शुरू कर देता है। जब उसको कोई सिखाने वाला नहीं था, तभी भी वो दूसरों को देख करके अपने पेरेंट्स को या कोई भी, कि वो किस तरह के जो है वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं। या जैसे सपोज बच्चा रो रहा है, ठीक है, बच्चा रो रहा है और देखता है कि रोने से लोग उसके पास आ रहे हैं और उसकी केयर कर रहे हैं, उसको अटेंशन दे रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ही सही, लेकिन वो क्या करता है कि अपने संवेदना के थ्रू, अपने इमोशंस के थ्रू ही सीखना शुरू कर देता है। यानी कि सीखने में सबसे बड़ा रोल किसका है? शिक्षार्थी का ही है, ऐसा जीन पियाजे ने माना है। यानी कि वो खुद से ही सीखने की क्रिया शुरू कर देता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। पियाजे के सिद्धांत से स्पष्ट होता है कि बालकों के चिंतन में जीववाद एवं आत्म केंद्रितता जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। या आपने कई बार पढ़ा है कि बच्चा क्या करता है, स्पेशली शैशवावस्था में बहुत आत्म केंद्रित होता है। उसको चाहिए होता है कि बस मैं ही सेंटर में रहूं और सब मेरे आगे पीछे रहें, ठीक है, अपने आप को ही केंद्र मान के। इनफैक्ट उसको लगता है कि इस पूरे संसार के केंद्र में केवल वही है। तो ये उसके सिद्धांत के दोष हैं, ऐसा जीन पियाजे ने बताया। और इसीलिए उन्होंने बोला कि शिक्षक को अपने अध्यापन कार्य में विशेष सहायता मिलती है, जिससे वे अपने अध्यापन कार्य को इस ढंग से तैयार करें कि शिक्षार्थी इस तरह के दोष से जल्द मुक्त हो जाए। यानी कि उसको सोशल होना सिखाना है, ठीक है। स्कूल में आने के बाद बच्चे को सबसे पहले क्या सीखना चाहिए? सोशल रहना, यानी कि उसको ग्रुपिंग में रहना और आपस में दोस्ती रखना और चीज़ें शेयर करना। ये सारी चीज़ें एक टीचर ही सिखाता है, जिससे कि वो केवल अपने को केंद्र में ना रखे। पियाजे का सिद्धांत स्पष्ट संकेत देता है कि ठोस संकीर्णात्मक अवस्था में बालकों का संज्ञानात्मक विकास इस स्तर तक हो जाता है कि वे संरक्षण और वर्गीकरण से संबंधित समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। यानी कि इस अवस्था, यानी 7 से 11 वर्ष की आयु में अगर शिक्षक इन जटिल मानसिक संक्रियाओं को अधिक बढ़ा दें तो उससे उनकी बौद्धिक विकास का स्तर बढ़ जाता है। यानी कि जब वो ठोस चीज़ों को, यानी मूर्त चीज़ों को, यानी जो चीज़ें सामने हैं, ठीक है, उनको देखकर सीख लेता है, तो टीचर क्या करेगा कि जब उसे पता है कि सामने की देखी चीज़ को सीख पा रहा है। जैसे मैंने पिछली कक्षा में आपको एप्पल का एग्जांपल दिया था कि किसी को पता है रेड एप्पल किसी ने देखा है, अब हम उससे बोलें कि अच्छा ब्लू एप्पल लिखो या ब्लू एप्पल जैसी कोई चीज़ अगर हम उसको बताएं तो बच्चा चीज़ों को रिलेट कर पाता है, ठीक है। अब हम अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमने बोला, सपोज हमने उसको बोला ड्रैगन फ्रूट, अब बच्चे ने कभी ड्रैगन फ्रूट देखा नहीं है, तो क्या वो चीज़ों को सीख पाएगा? नहीं ना। हमें पता है कि इस अवस्था में मूर्त या ठोस संक्रियात्मक की अवस्था होती है, यानी इस एज में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा करके सिखानी है, ठीक है। इसी वजह से बच्चों की जो किताबें होती हैं उनमें इमेजेस ज़्यादा होते हैं,
यानी चित्र ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो देखेंगे यानी वो मूर्त चीज़ों को ज़्यादा सीख पाते हैं। जबकि किशोरावस्था के बाद से अमूर्त चीज़ें यानी जो दिख भी नहीं रही हैं और आपसे बताया कि अच्छा ऐसे ऐसे होता है, तो आप इमेजिन करके भी चीज़ों को सीख पाते हो। तो पियाजे ने क्या बोला, क्योंकि ये अवस्था ठोस संक्रियात्मक की अवस्था है, तो शिक्षक को चीज़ों को ऐसे ही सिखाना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस को दिखा करके। इसीलिए बच्चों की शिक्षा में TLM का यानी टीचर्स लर्निंग मेथड या मटेरियल का यूज़ करने के लिए सलाह दी जाती है, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकली देख के सीख पाए। जबकि बड़े जो होते हैं, आप लोग हैं, आप केवल लेक्चर से सीख सकते हैं। ठीक है। पियाजे के सिद्धांत ने शिक्षकों को बालकों के खेल के एक नए संदर्भ में विचार प्रस्तुत किया था। उन्होंने बताया कि खेल का भी बहुत शैक्षिक महत्व है, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खेल भी करवाया जाता है, क्योंकि वो भी एक करिकुलम का ही पार्ट होता है। क्यों करवाया जाता है? क्योंकि एक तो इससे इनका शारीरिक विकास होगा। ठीक है, एक तो उनका शारीरिक विकास होगा, उनकी हाइट वेट उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोपोर्शन में बढ़ पाएगी, और उन जितना दौड़े भागेंगे उनकी जो मसल्स होती हैं वो डेवलप हो पाएंगी। ये सारी चीज़ें तो वो सीखेंगे ही, मतलब ये सारी चीज़ें तो उनको मिलेंगी ही। साथ में जब वो ग्रुप में खेलेंगे तो फिर उनमें सहयोग की भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना, ठीक है, ये सारी भावनाएं भी क्या होंगी, डेवलप हो जाएंगी, जिससे कि उनका एक समुचित विकास होगा और संज्ञानात्मक विकास का एक आधार बनेगा। संज्ञानात्मक विकास के बारे में पिछली कक्षा में डिटेल में बताया था। अगर आपको नहीं पता है, अपने पिछली कक्षा नहीं देखी है, तो एक बार जा करके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश था कि शिक्षार्थी को अपनी ही क्रिया द्वारा एक नई सोच और समझ विकसित करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि शिक्षक को शिक्षार्थी की सहायता किए बिना, मतलब ये नहीं कि बच्चा को कुछ भी आप उसको सिखा रहे हो तो तुरंत करके बताओ, नहीं, उसको मोटिवेट करो कि वो खुद से करे। ठीक है, खुद से करने से क्या होगा कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जैसे मान लो, सपोज करो कि बच्चे ने टेबल लर्न की, ठीक, बच्चे ने टेबल लर्न की, अब आप उससे टेबल सुन रहे हो, सपोज करो आप उससे 12 की टेबल सुन रहे हो। अब बच्चा अगर भूल रहा है तो आपको तुरंत ही नहीं उसको बताना है, बल्कि उसको थोड़ा कि मोटिवेट करना है कि हाँ हाँ याद करने की कोशिश करो, खुद से बताओ, एकदम से उसको नहीं हेल्प करनी है, ताकि उसके माइंड पर भी जोर पड़े, माइंड डेवलप हो और उसका कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाए। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि एवं बुद्धि परीक्षण। तो पिछली कक्षा में भी मैंने आपको बताया था कि ज्ञान क्या है, ठीक है, संज्ञान क्या है, मन क्या है और बुद्धि क्या है, ये सब कुछ डिफाइन किया था। तो अभी हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो बस बुद्धि और ज्ञान को कंपेयर करके बताऊंगी कि बुद्धि क्या होती है। बुद्धि जन्मजात होती है, ठीक है, बाय बर्थ। आप जब पैदा होते हो तो आपकी बुद्धि जितनी होती है वो होती ही है, उसमें आप 30 to 40% का ही इंक्रीज़ कर पाते हो, इससे ज़्यादा का नहीं। आप योगा के थ्रू या फिर एक्स्ट्रा स्किल्स सीख करके आप इतना ही इसमें इंक्रीज़ कर पाते हो, जबकि ज्ञान का तो लिमिट नहीं है, आप कितना भी इसमें इंक्रीज़ कर सकते हो, और पैदा होते समय तो आपको ज्ञान होता नहीं है। ठीक है, तो बुद्धि का मतलब क्या होता है कि आपके जो आपके अंदर क्या टैलेंट है, यानी आप चीज़ों को कितनी जल्दी सीख पाते हो। ठीक है, आपका सीखने का क्या स्पीड है, आपकी मेमोरी कैसी है, आप अपने पर्यावरण के प्रति या अपने वातावरण के प्रति किस तरह से एडजस्ट कर पाते हो, आप बातों को कितनी देर तक याद रख पाते हो, आपकी समझ कैसी है, आपको कोई चीज़ समझाई जाती है तो आपके सीखने की, समझने की क्या स्पीड होती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। जबकि ज्ञान का मतलब क्या है, आपको कोई भी चीज़ जो सिखा दी गई हो वही क्या है, ज्ञान है। अब जैसे दो व्यक्ति हैं, सपोज करो एक रिच है यानी अमीर है, ठीक है, और एक पुअर है, गरीब है। तो हो सकता है कि जो रिच वाला है इसको अच्छे अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन हो, इसके पास लाइब्रेरी की सुविधा हो, इसके पास बुक्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो, इसके पेरेंट्स को भी बहुत नॉलेज हो। इन सब को मिलाकर हो सकता है कि इसके पास नॉलेज ज़्यादा हो जाए,
दूसरी ओर कोई गरीब बच्चा है जिसको स्कूल में एक्सेस नहीं मिल रहा है, इसके पेरेंट्स को भी कुछ नहीं आता है, ठीक है, सपोज इसके पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो हो सकता है कि इसके पास, ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इस बच्चे के पास नॉलेज ज़्यादा है, इस बच्चे के पास नॉलेज कम है या नहीं है, काफ़ी कम है, ना के बराबर है, लेकिन हो सकता है कि इसकी जो बुद्धि है वो इस बालक से तेज हो, ठीक है। समस्या आने पर ये गरीब बच्चा समस्या को जल्दी सुलझा लेता हो, अपने मन से मजबूत है, बड़ी सी बड़ी समस्याओं को झेल लेता है, किसी भी चीज़ को सिखाने से ये बहुत जल्दी सीख लेता है, और इसकी स्पीड, मान लो इस वाले की स्पीड ज़्यादा नहीं है, इसको चीज़ें जल्दी याद नहीं रहती। इधर वाला बच्चा, गरीब वाला बच्चा चीज़ों को जल्दी याद रखता है, ठीक है, भूलता नहीं है। तो दिमाग किसका तेज हुआ, इस गरीब वाले का। यानी कि ज्ञान ज्ञान पर तो है आपका रिसोर्सेज पर डेवलप करता है, लेकिन बुद्धि क्या है, वो जन्मजात है, इस पर आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है। तो आइए देखते हैं डेफिनेशंस। सर्वप्रथम 1895 में हर्बर्ट स्पेंसर ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। देखो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के लिए, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सा पूछ लेगा, बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, और 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम दे दिए, तो हर्बर्ट स्पेंसर याद रखोगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि क्या है, इस बारे में तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपनी राय दी है, ठीक है, कई सारे फैक्टर्स बताएं। किसी ने बोला कि बस मेमोरी तेज़ है, सीखने का स्पीड तेज है, तो वो बुद्धिमान है। किसी ने कहा नहीं नहीं, सोसाइटी के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति कितना एडजस्टेबल है। तो किसी के कहने का मतलब था नहीं, जिसकी मेमोरी तेज़ है वो ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है। तो अलग अलग राय दिए गए हैं, और उन सबको हम थोड़ा अभी डिटेल में देखते हैं। 1923 में विश्व में मनोवैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद, यानी कि इंटरनेशनल कांग्रेस हुई, यानी एक मतलब उनकी ग्रुपिंग हुई, जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, वो सब आपस में मिले, उन्होंने डिस्कशन किया, और इसके बारे में काफ़ी सारे मतलब अपनी जो डेफिनेशंस है, राय दी हैं। चलिए इनके बारे में डिटेल में देखते हैं, ठीक है। संक्षेप में अगर देखते हैं तो बुद्धि का एक ही अर्थ है, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, जिसे अंग्रेजी में कंस्ट्रक्ट के नाम से जाना जाता है, यानी आप चीज़ों को कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो। बाय द वे यहाँ देखते हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के कथन क्या है, जिसमें से इम्पॉर्टेंट है आपका वुडवर्थ, टर्मन, ठीक है, और रॉस और थॉर्नडाइक, और इसमें से वुडवर्थ और थॉर्नडाइक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यानी कि कोई एक काम बच्चे ए को दिया गया, वही सेम काम दूसरे बच्चे को दिया गया, ए ने उस काम को बहुत ही इफ़ेक्टिवली, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से किया, ठीक है, बी ने उस काम को अच्छे से नहीं किया, तो इस कंपैरिजन में हम किसको, ए को इंटेलिजेंट बोलेंगे। तो ऐसा वुडवर्थ ने बताया कि बुद्धि क्या होती है, वो कार्य करने की विधि है, यानी आप कार्य को किस विधि से, किस तरीके से करते हो। टर्मन ने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यानी जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं उनके बारे में भी आप इमेजिनेशंस या एक्सप्लेनेशन कर पाओ, तो वही क्या होता है आपका, वो बुद्धि होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको अमूर्त और मूर्त के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं। एक होता है मूर्त चिंतन और एक होता है अमूर्त चिंतन, ठीक है। अब मूर्त चिंतन यानी जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे सपोज कोई एक बच्चा है और अब उसको चीज़ें क्या दिख रही हैं, कोई खाने की चीज़ बहुत अच्छी पड़ी हुई है, ठीक है, अब उसको देख रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं इसको खा लूँ, या मेरा मतलब मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ चाहिए। सपोज करो ये पिज़्ज़ा ही है, ठीक। ए बच्चा है जिसने मूर्त चिंतन किया कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। दूसरी तरफ बी बच्चा है जिसने कहा कि नहीं, मेरा मन तो है पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन ये तो फास्ट फूड है, ठीक है, ये तो फास्ट फूड है और ये मेरी हेल्थ को, मेरी सेहत को नुकसान पहुंचाएगा। तो इस वाले बच्चे ए ने मूर्त चिंतन किया, जो चीज़ दिख रही थी बस उसका प्रॉफिट क्या है, पिज़्ज़ा दिखा और मतलब मुझे अवेलेबल है, मैं खा लेता हूँ, मेरा पेट भर जाएगा और मेरे मन को अच्छा लगेगा। दूसरी तरफ बी बच्चे ने क्या है, इस पिज़्ज़ा को तो देखा
लेकिन इस पिज़्ज़ा के पीछे यानी इसके परे की चीज़ भी देख ली कि नहीं नहीं, ये फास्ट फूड है, ये मेरे हेल्थ को क्या करेगा, इन फ्यूचर नुकसान पहुंचाएगा। तो जो चीज़ नुकसान तो फ्यूचर में पहुंचाएगा, अभी तो दिख नहीं रही वो चीज़, लेकिन इसने इस चीज़ को भी देख लिया। तो इसी को बोलते हैं अमूर्त चिंतन, यानी कि मूर्त या मूर्ति कह सकते हो, जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, वो मूर्त चिंतन होता है। जो सामने की चीज़ नहीं है यानी विज़न, जिसके अंदर विज़न है कह सकते हो, जो विजनरी आदमी है, जिसके अंदर विज़न है यानी दूरदर्शी है, दूर की देखने वाला, दूर की सोचने वाला है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धिमान किसने कहा है, टर्मन ने कहा है। नेक्स्ट है, रॉस ने कहा है कि नवीन परिभाषा से चेतन अनुकूलन की बुद्धि है, यानी नई नई चीज़ें जो सीखते हो उसको अपने माइंड में क्या कर लो, अडेप्ट कर लो जल्दी, यानी चीज़ों को नई नई चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख लो, यही क्या है, रॉस के अनुसार बुद्धिमत्ता है। जबकि थॉर्नडाइक ने कहा है कि गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, यानी कि पहले से आपको जो चीज़ें नॉलेज में हैं आपकी, उनको यूज़ करते हुए आगे नई नॉलेज सीखना, जैसा मैंने संज्ञानात्मक विकास में भी बताया था, उसको ही क्या कहा गया है, बुद्धि कहा गया है। अब इसका स्वरूप क्या होता है, तो अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि बुद्धि का स्वरूप क्या है, यानी नेचर क्या है। तो सीखने की योग्यता, यानी जो बच्चा चीज़ों को जल्दी सीखेगा डेफिनेटली हम उसको ही बुद्धिमान या इंटेलिजेंट मानेंगे। समस्या समाधान की योग्यता, ठीक है, इसी वजह से मैथ्स में जो बच्चे तेज़ होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है, क्योंकि मैथ में क्या है, समस्या समाधान ही तो कर रहे हैं, यानी समस्या समाधान की योग्यता जो होती है उसको भी हम बुद्धिमत्ता से मतलब रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अभी मैंने ऊपर काफ़ी डिटेल में इसको बताया, यानी कि कोई बच्चा जो उन चीज़ों को भी देख पा रहा है जो अभी नहीं है, यानी जिसके अंदर दूरदर्शिता या विजन है। नेक्स्ट है पर्यावरण से सामंजस्य की योग्यता, यानी कि जो अपने पर्यावरण के प्रति एडजस्ट हो जाता है, ठीक है, चीज़ों को एडजस्ट करना सीखता है, वही बच्चा सबसे क्या माना जाता है, इंटेलिजेंट माना जाता है, क्योंकि वो अपने पर्यावरण को, अपने इन्वायरमेंट को एज अ रिसोर्स मान रहा है, ठीक है, और उनका उन रिसोर्स का, उन संसाधन का लाभ उठाते हुए अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करता है। तो इस तरह का जो नवीन समस्याओं में सामान्य मानसिक अनुकूलन होता है उसको ही बुद्धि कहते हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए। बुद्धि जन्मजात होती है, बताया मैंने अभी, ठीक है, बुद्धि और ज्ञान में अभी अंतर बताया था कि बुद्धि क्या होती है, वो जन्मजात होती है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैंने आपको रिच और पुअर दोनों बच्चों का एग्जाम्पल दे करके बता दिया था, ठीक है। जिस प्रकार लंबाई वंशानुगत होती है उसी प्रकार बुद्धि भी वंशानुगत होती है, यानी इसमें भी जो है वो वंश का यानी हेरिडिटी का बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, मतलब माता पिता बुद्धिमान है तो मोस्ट चांसेस हैं कि बच्चा भी बुद्धिमान होगा, ठीक है। और बाकी इसके बारे में, वंश अनुक्रम के बारे में आपको पिछली कक्षाओं में बहुत डिटेल में बताया गया है, आप उस चैप्टर को भी जा करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बुद्धि के उचित विकास के लिए पर्यावरण का महत्व है, इसको भी अभी डिस्क्राइब किया था कि ऐसा नहीं है कि आप अंधेरे कमरे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, ठीक है, शोर है, अंधेरा है, बच्चा भूखा है, और ऐसी कंडीशन में आप उसको कितना ही बुद्धिमान बच्चा क्यों ना हो, उसको सिखाना, ज्ञान देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो पर्यावरण का बहुत ही महत्व है बुद्धि के उचित विकास के लिए। यौगिक क्रियाओं द्वारा जन्मजात बुद्धि में 30 से 40% तक की वृद्धि की जाती है, इस परसेंटेज को आप याद रखेंगे फॉर MCQ टाइप क्वेश्चंस। बुद्धि सीखने की योग्यता है, यानी जो बच्चा चीज़ों को जितनी जल्दी सीख जाता है हम उसे ही उतना बुद्धिमान मानते हैं। बुद्धि पर्यावरण से समायोजन की योग्यता है, अभी हमने देखा कि जो बच्चा जितना एडजस्टेबल होगा उसको हम उतना ही बुद्धिमान मानेंगे, क्योंकि वो अपने पर्यावरण को या वातावरण को एज अ रिसोर्स या एज अ संसाधन, ठीक है, संसाधन मान रहा है, और उस संसाधन का इस्तेमाल करते हुए वो क्या करेगा, अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ेगा। उदाहरण के लिए देखा गया है कि जिनका बुद्धि लब्धि स्तर ऊंचा होता है
ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, किसी भी स्थिति में समायोजन यानी कि एडजस्ट कर लेते हैं और निम्न स्तर वाले नहीं कर पाते। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको भी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, यानी कि दूरदर्शिता, जो चीज़ सामने नहीं है उसके बारे में भी देखना। या फिर एक और एग्जांपल, सपोज करो कि कोई बच्चा है और यहाँ मान लो कि वो कहीं गया, किसी शॉप पर ही गया, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के साथ किसी शॉप पे गया है। अब उसको कोई चॉकलेट दिख गई, ठीक है, मान लो एक बड़ी सी चॉकलेट उसने देख ली और उसका मन किया क्या कि मैं इसको ले लूँ, ठीक है, पेरेंट्स ने मान लो मना कर दिया, उसने सोचा कि मैं इसको चोरी कर लेता हूँ, उसने चोरी कर ली। तो ये उसका क्या था, केवल मूर्त चिंतन था, यानी मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट सामने है, इसको उठा लो, ठीक है। दूसरी ओर बच्चा क्या, वो सोचेगा कि नहीं, अगर मैं ऐसा किया तो मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, या फिर ये गलत है, ये अगर सोचने की क्षमता है तो वो अमूर्त चिंतन है और ऐसा बच्चा इंटेलिजेंट माना जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि पूर्व अनुभवों से ज्ञान एवं पूर्व अर्जित ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। यह भी अभी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, यानी कि हमारे संज्ञान जितना डेवलप होगा, ठीक है, हमारे संज्ञान में जितनी चीज़ें हैं उनका यूज़ करके आगे हम और अच्छे से क्या कर पाएँ, नया नया नॉलेज सीख पाएँ, नए नए स्किल सीख पाएँ, तो वही हम बुद्धिमान माने जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि गेसु नाम की कोई 30 वर्षीय शादीशुदा महिला है जो कि ग्रेजुएशन में उसने आर्ट से पढ़ाई की थी। अब शादी के बाद घरेलू काम में व्यस्त हो गई, जॉब तो करने को नहीं मिला, तो 2-3 साल बाद उसने क्या सोचा कि जब मेरी आर्ट्स अच्छी है, मैं आर्ट से पढ़ी हूँ, तो क्यों ना कुछ अलग करें। उसने घर में ही आर्ट्स की कक्षाओं का संचालन किया, अपनी पेंटिंग बनाकर उसकी प्रदर्शनी लगाई और इस तरह से उसने क्या कर दिया, उसने कमाना शुरू कर दिया। यानी कि पहला तो उसने क्या किया कि अपना जो संज्ञान में, यानी उसका जो पूर्व ज्ञान है उसने ग्रेजुएशन में किया हुआ था, ठीक है, कला से ग्रेजुएशन में किया था, तो उसने अपने उस संज्ञान का यूज़ किया। दूसरा, उसने अपनी कंडीशंस को एडजस्ट किया, मतलब एक्सेप्ट करते हुए उसमें एडजस्ट किया कि ठीक है, मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, मुझे घर के काम है, तो उसी में एडजस्ट करते हुए कुछ नया, कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव सोचा और उसके नतीजे के रूप में उसने क्या है, अपनी आय बढ़ा ली। तो इस तरह से हम उसको क्या मानेंगे, इंटेलिजेंट मानेंगे। बुद्धि और ज्ञान में अंतर होता है, मैं आपको ऊपर अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे ज्ञान का विकास धीरे धीरे होता है, मतलब बुद्धि तो जन्मजात है, जबकि ज्ञान का विकास धीरे धीरे होता है। आप क्लास 1 में गए, कुछ सीखा, 2 में सीखा, फिर 3 में उससे ज़्यादा सीखा, 4 में फिर उससे ज़्यादा सीखा, और हर साल कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हो। तो इस तरह से ज्ञान का विकास धीरे धीरे होता रहता है, ठीक है। ज्ञान बढ़ने से बुद्धि में भी वृद्धि होती है, क्योंकि आपके माइंड पे असर पड़ता है तो वो डेवलप होती है। लेकिन विस्मरण होने से बुद्धि में कोई विकार नहीं आता, यानी ऐसा नहीं कि आपने कुछ पढ़ा था, कुछ सीखा था, अब आप भूल गए तो अब आपका माइंड कमज़ोर हो गया। जैसे सपोज़ आप 8th क्लास में गए तो आप 7th क्लास की चीज़ें या 4th क्लास की चीज़ें, कोई कविता या कुछ कहानी, हो सकता है आप भूल गए, लेकिन आपका माइंड तो डेवलप हो गया ना इतना पढ़ाई करते करते, तो अब वो बैक में नहीं चला जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि अब आप चीज़ों को भूल गए तो आपका दिमाग भी कमज़ोर हो जाएगा। नेक्स्ट है बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। जैसे ऊपर ही गेसु का एग्जाम्पल दिया उस महिला का, अब उसके सामने समस्या क्या थी कि वो शादीशुदा है और उसको घर के तमाम काम हैं। अब उस काम के बीच में उसने किस तरह से एडजस्ट किया जिससे अपना शौक़ भी पूरा किया, अर्निंग भी की, यानी पैसे भी कमाए, तो उसने समस्या का समाधान एक बहुत ही अच्छे वे में निकाला जिससे घर वाले भी खुश और वो भी खुश। तो बुद्धि क्या है, समस्या समाधान की योग्यता है, यानी आप किसी समस्या को कितने अच्छे तरीके से उसका समाधान निकाल पाते हो। बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, ठीक है। बुद्धि का विकास जन्म से किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। कुछ लोग बताते हैं 16 वर्ष और कुछ इसको 20 वर्ष मानते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है बुद्धि के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक। किसने बताया था, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया है। मनोवैज्ञानिक का नाम ज़रूर से याद रखना है। उन्होंने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के 3 प्रकार बताएं, ठीक है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताएं, तो 3 प्रकार बताएं। सामाजिक बुद्धि,
ठीक है। सामाजिक बुद्धि यानी कि आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको लोगों से कैसे बातचीत करनी है, दूसरों के साथ किस तरह से रहना है, ठीक है। आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किस तरह के आपको वर्ड्स यूज़ करने हैं, यानी कैसे शब्दों का चयन करना है, ठीक है। शब्दों का चयन, आपका व्यवहार दूसरों के प्रति, एक समाज में कैसे, आप जैसे घर में रह रहे हो, आप ऐसा ही बाहर तो नहीं रहते ना, तो ये सारी चीज़ों की जो समझ होती है उसको सामाजिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। यानी ये सहयोग सहयोग आपको किस तरह से करना है दूसरों को, ठीक, साथ रहते हुए, मतलब दूसरों की हेल्प भी करनी है और साथ रहते हुए एक डिस्टेंस भी मेंटेन करनी है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी सामाजिक बुद्धि हैं। फिर दूसरा है अमूर्त बुद्धि, यानी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंट। बहुत ही डिटेल में अभी बताया आपको कि यानी कि जो चीज़ें सामने में नहीं भी दिख रही हैं उनके बारे में सोचना समझना। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है, जिसमें जिस इंसान में ये बुद्धि होती है उसको ज्ञान अर्जन में बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि सामने की चीज़ ना देख करके जो किताबों में लिखा है उनको इमेजिन करना, उनके बारे में सोचना, यानी इन लोगों को सोचना बहुत पसंद होता है, ठीक है। जैसे फिलोसफर हो गए, ठीक है, यानी दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार। तो अब कहानी में क्या है, अब कोई घटना हो तो नहीं रही है, या फिर घटना हुई, उस बेस पर कुछ नए पात्र गढ़ लिए हैं, कुछ नई कहानी गढ़ ली। तो ये सब वही लोग कर पाते हैं जिनका अमूर्त, मतलब ये जो माइंड का पार्ट करता है या जिन लोगों में ये विकसित होता है उसको अमूर्त बुद्धि कहते हैं। यानी जिन लोगों में अमूर्त बुद्धि होती है वो लोग पुस्तकीय ज्ञान में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और वो कहानीकार या कलाकार या दार्शनिक प्रायः पाए जाते हैं। मूर्त बुद्धि वाले क्या होते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इस तरह के व्यक्ति हस्तकला की क्षमता रखते हैं आगे चल करके, जैसे ये इंजीनियर या फिर कुशल कारीगर बनने में जो होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें से बहुकारक वाला सिद्धांत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें एक कारक सिद्धांत क्या था, फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने। इन्होंने एक कारक सिद्धांत दिया था और इन्होंने ये बताया था कि जैसे कोई एक व्यक्ति मतलब इंटेलिजेंट है, अगर किसी एक काम को वो अच्छे से कर ले रहा है, ठीक है, तो वो दूसरा काम भी उतने ही अच्छे से कर पाएगा क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। हालांकि ये फिलॉसफी फ्लॉप हो गई, क्योंकि आप खुद देखो ना, अब जैसे कि कोई अगर मैथ्स में बहुत तेज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भाषा में भी उतना तेज़ हो, ठीक है, या साइंस में तेज़ है तो हिस्ट्री में भी तेज़ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता ना। मतलब प्रायः तो ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट में है और दूसरे में नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा भी नहीं कि कोई पढ़ाई में तेज़ है तो उसको कुकिंग भी बहुत अच्छे से आती हो, घर के काम भी अच्छे से संभाल ले, तो ऐसा नहीं होता है। तो एक कारक सिद्धांत फिर गलत साबित हो गया, ठीक है। उसके बाद आया द्विकारक सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया 1904 में इसका प्रतिपादन किया किसने, स्पीयरमैन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो उन्होंने बताया कि बुद्धि के दो कारक होते हैं, एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर, यानी कि जनरल फैक्टर और दूसरी तरफ स्पेशल फैक्टर्स या स्पेसिफिक फैक्टर्स, ठीक है, स्पेशल या स्पेसिफिक। यानी कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कॉमन रहेंगी वो जनरल फैक्टर में आ गई और कुछ क्या हो जाएंगी उसमें एस फैक्टर में आ जाएंगी। जैसे कोई बच्चा, मान लो दो बच्चे हैं, ठीक है, अब उनका क्या है, पढ़ाई में दोनों ही तेज़ हैं। अब उन दोनों में हो सकता है कोई एक गिटार बहुत अच्छा बजाता हो सकता है कोई एक स्पोर्ट में बहुत अच्छा हो, तो उनका कॉमन फैक्टर या जनरल फैक्टर क्या हो गया कि वो पढ़ाई में अच्छे हैं, लेकिन एस फैक्टर क्या हो गया कि वो स्पेशल किसी चीज़ में अच्छे हैं। तो ये द्विकारक सिद्धांत था, यानी कि कुछ एरियाज जो जनरल फैक्टर्स वाले होते हैं और कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ भी हर किसी में होती हैं। अब बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था 1926 में, ठीक है। अब इन्होंने स्पीयरमैन के भी सिद्धांत को खंडित कर दिया और बताया कि नहीं, बहुकारक सिद्धांत होता है, ठीक है, मतलब केवल दो ही नहीं कई क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि अंक की क्षमता होती है, ठीक है, यानी मैथ्स स्किल हो गई, लॉजिकल यानी रीजनिंग हो गई, मेमोरी की बात हो गई, भाषा ज्ञान, शब्दों का ज्ञान, ठीक है, दिशा का ज्ञान, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब इसमें से किसके अंदर कितने ज़्यादा पार्ट्स, मतलब जैसे आप मान लो मेमोरी हो गई, ठीक है, फिर उसी तरह से भाषा ज्ञान हो गया,
ठीक। उसी तरह से मैथ्स हो गया, ठीक। सपोज करो कि अब इसी तरह से आपका रीजनिंग हो गया, आर्ट्स या ड्राइंग हो गया। अब कोई बच्चा है जिसकी मेमोरी बहुत तेज़ है, मैथ्स भी उसका बहुत तेज़ है और उसकी रीजनिंग तेज़ है, लेकिन भाषा में वो उतना अच्छा नहीं है, आर्ट्स में अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ कोई बच्चा है जो भाषा में अच्छा है, आर्ट्स में अच्छा है, बाकी 3 में अच्छा नहीं है, ठीक है। और तीसरी तरफ कोई बच्चा है जो जिसकी मेमोरी भी तेज़ है, भाषा भी तेज़ है, मैथ्स भी तेज़ है और रीजनिंग भी तेज़ है। तो सबसे इंटेलिजेंट कौन माना जाएगा? तीसरा वाला बच्चा, ठीक है, क्योंकि उसके में ज़्यादा फैक्टर्स हैं मेमोरी से माइंड से या बुद्धि से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट है थर्स्टन का समूह कारक सिद्धांत, यानी ग्रुप फैक्टर्स। यानी कि उन्होंने क्या किया, यही जो बहुकारक सिद्धांत था थॉर्नडाइक का, उसी के बेस पर उन्होंने बताया कि ग्रुपिंग के हिसाब से तय होता है कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। ये ग्रुप दिए हुए हैं, यानी वर्बल, मौखिक, स्थान से संबंधित, अंग संबंधित, मेमोरी, शाब्दिक प्रवाह संबंधित, निगमन यानी समस्या का निगमन करना, कोई चीज़ आप अपने माइंड में कितने अच्छे से उसका आगमन कर पाते हो, ठीक है। प्रत्यक्षीकरण संबंधी, यानी जो चीज़ सामने है उसके बारे में कितना अच्छा समझते हो, समस्या का समाधान कैसे करते हो। इन सब में से जितने फैक्टर्स आपके अंदर होंगे आप उतने इंटेलिजेंट माने जाओगे। तो इन्होंने इंटेलिजेंस का यही फॉर्मूला दे दिया था, V+S+N, वो इन्हीं से रिलेटेड है। यानी V से वर्बल, S से स्पेक्ट्रल यानी स्थान से रिलेटेड, जगह आपको जल्दी याद होती है कि नहीं, जगह पहचानते हो कि नहीं, एक जगह जहाँ आपको ले जाया गया। N से नंबर्स हो गए। तो ये उन्होंने इंटेलिजेंस का फॉर्मूला दिया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के बारे में हम कल की कक्षा में डिटेल में पढ़ेंगे। आज की कक्षा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, सारे ही टॉपिक्स लगभग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले थे। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और दोबारा भी देख लीजिए जहां आपको ना समझ में आए। कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और फिर से बोलूँगी, रिवीजन ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में।